सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में भोजन के घटक भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में पादपों में पोषण के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे घर्षण की। तत्पश्चात हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियाँ सीरीज के अंतर्गत जीवन कौशल पर आधारित एक कहानी देखेंगे, जिसका नाम है मैकेनिक फुलवा की कृषि कचरा स्वच्छ ऊर्जा कंपनी। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी मॉड साहब और अल्बर्ट गेट से मिले। दोनों मुलाकातें सफल रहीं और चंपारण के किसानों के दुख को जांचने के लिए एक आयोग बनाया गया। आयोग की जांच से निकलकर आया कि किसान बहुत समय से दुख झेल रहे हैं और यह शिकायत सही थी। रैयतों के साथ मारपीट भी होती थी। गांधी जी को लगा कि नील की खेती दुनिया से विदा हो रही है। गांधी जी का ध्यान किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाने तथा किसानों से हो रही ज्यादा लगान वसूली को वापस करने का था। गांधी जी ने कहा, करारनामे भी जोर जबरदस्ती से बहला फुसलाकर कराए गए थे। किसानों से वसूल की गई रकम पर बात हो गई और अंततः
25% वसूली पर बात तय हो गई। बाद में यह रकम लाखों में निकली तो निल्हो की कमर टूटने लगी और फिर 3 अक्टूबर 1917 को आयोग ने रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली। गांधी जी यही नहीं रुके, उन्होंने चंपारण के समाज को स्वावलंबी और बेहतर बनाने का काम साथ साथ आरंभ किया। उनका कहना था, सारी समस्याओं की जड़ है अशिक्षा, निरक्षरता और भय। स्वास्थ्य, सफाई, आपसी भाईचारा और महिलाओं को सम्मान देने से चंपारण का समाज अच्छा बनेगा। गांधी जी ने स्वयं कुछ स्थानों पर पाठशाला शुरू की। पहली पाठशाला बरहवा लखनसेर में और दूसरी भितिहरवा में खुली। कई स्थानों पर सूत काटने और खादी बनाने के केंद्र भी खुले। गांधी जी के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के कई कार्यक्रम चलाए गए और इन कार्यों में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने सक्रिय सहयोग दिया। गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह की सफलता से निल्हे अंग्रेजों पर काफी असर हुआ और उनके साथ ही नील की खेती चंपारण से विदा हो गई और बाद के दिनों में नील की जगह ईख, गेहूं, मक्का, धान की फसलें चंपारण में लहलहाने लगी। लोग शिक्षा, सफाई, स्वावलंबन अपनाने लगे। सालों बाद चेहरे पर मुस्कान लौटी और सभी ने कहा कि धन्य है गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता से भारतवासियों को आजादी के आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली और गांधी जी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से पहले भारत में मुझे कौन जानता था। अफ्रीका में 20 वर्ष बिताने के बाद मैं भारत लौटा और चंपारण आया। इसके बाद मेरा साथ पूरा देश जाग उठा। इसके पहले मैं चंपारण को नहीं जानता था, परंतु जब मैं चंपारण आया तो मुझे लगा कि मैं बिहार के लोगों को सदियों से जानता हूँ और वो भी बहुत गहराई से जानते हैं। ये बिहार ही है जिसने पूरे भारतवर्ष को गांधी का परिचय दिया। आज जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में कई टेंट लगे हुए हैं। साथ ही साथ टीचर भी स्कूल में आ रही थी। टीचर, आज स्कूल में टेंट क्यों लगे हैं? कौन आने वाला है? आज हमारे स्कूल में डॉक्टर टीचर आने वाली है सोहन। क्या डॉक्टर टीचर हमें इंजेक्शन लगाएंगी? नहीं नहीं सोहन, डॉक्टर टीचर तो हम सबकी सामान्य जांच के लिए आ रही हैं। सामान्य जांच? वह क्या होता है? सामान्य जांच में यह पता चलता है कि शरीर में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हैं या नहीं। पिछली कक्षा में हम सब ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट के बारे में पढ़ा। शरीर में कुछ पोषक तत्व और होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल, जिन्हें हम खनिज लवण भी कहते हैं, जिनके बारे में आज डॉक्टर टीचर से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इनकी कमी से तुम्हारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। आज पहले पीरियड के बाद हम सबसे डॉक्टर टीचर मिलने आएंगी। सभी बच्चे उत्सुकता से अपनी अपनी कक्षा में गए। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम आप सबकी सामान्य जांच करेंगे। आप सभी लाइन बनाकर अपनी जांच करवाएंगे। पहले आप अपनी लंबाई और वजन चेक करवाएंगे। फिर डॉक्टर भैया आपके दांत और आंखें चेक करेंगे। आखिरी में मैं आप सभी की एक सामान्य जांच करूंगी। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो गए और एक एक करके काउंटर पर अपनी अपनी जांच के लिए जाने लगे। जैसे ही सभी की जांच खत्म हुई, डॉक्टर टीचर ने सभी को एक गोले में बैठने को कहा। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि हमें अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखना चाहिए? हाँ डॉक्टर टीचर, हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा।
तो कौन बताएगा कि संतुलित भोजन क्या होता है? डॉक्टर टीचर, संतुलित भोजन मतलब हमारे भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल सही कहा सोहन। और इनके साथ साथ हमारे भोजन में कुछ और तत्व जैसे विटामिन और मिनरल का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर टीचर, विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल भोजन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनसे युक्त भोजन का सेवन न करने पर हमें कई रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग जो विटामिन या मिनरल की कमी से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं। चलो, क्या आप सब मेरे साथ एक खेल खेलने को तैयार हो? खेल? वाह, बड़ा मजा आएगा। अब हम विटामिन और मिनरल के बारे में इस खेल से जानेंगे। अब मैं आपको 4 चित्रों के कुछ कटे हुए टुकड़े दूंगी। आप सभी को सही टुकड़ों को एक साथ जोड़कर चित्रों को पूरा करना है। हर एक चित्र में एक एक विटामिन छुपा है। यदि आपने सही टुकड़ों को जोड़कर पहेली पूरी कर ली तो आप एक एक विटामिन के बारे में जान पाएंगे। सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साह से चित्र पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। कभी इधर तो कभी उधर। टुकड़े जोड़कर आखिरकार सभी ने पहेली को पूरा कर दिया। अरे वाह, आप सबने तो बड़ी ही आसानी से सभी चित्र पहेलियां सुलझा ली। क्या अब आप एक एक करके सभी को बताएंगे कि आपके चित्र में क्या क्या है? एक एक करके सभी ने अपने चित्र गौर से देखे। सभी चित्रों में विटामिन के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। अब एक एक करके आप अपने चित्र में दिए गए विटामिन के बारे में सबको जानकारी देंगे। मेरे पास विटामिन ए का चित्र है। विटामिन ए आंखों की रक्षा करता है। विटामिन ए बहुत से पदार्थों से मिलता है, जैसे गाजर, दूध, मछली आदि। ये देखो, मेरे पास विटामिन बी का चित्र है। ये हमें कुछ कम पदार्थों से मिलता है। विटामिन बी की कमी से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और दिमाग असंतुलित भी हो सकता है। ये ज्यादातर अंडे, दूध से बने पदार्थ और अनाज से मिलता है। ये देखो, मैंने विटामिन सी का चित्र देखा। ये हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे सर्दी और जुकाम। ये ज्यादातर हमें फलों से मिलता है, जैसे संतरा और अमरूद। विटामिन डी का पोस्टर टीचर के पास था। आपके पास कौन सा चित्र है? विटामिन डी यह हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हमें सूरज की धूप, दूध एवं दूध से बने पदार्थों में मिलता है। अगर मौसम अच्छा हो तो हमें कम से कम आधा घंटा रोज सूरज की धूप में बिताना चाहिए। बच्चों, तो आज हमने डॉक्टर दीदी से क्या क्या सीखा? टीचर, हमने यह सीखा कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं बीमारियों से रक्षा के लिए हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और हमने यह भी सीखा कि यदि ये सब तत्व हमारे भोजन में ना हो तो हमें इनकी कमी के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आँखों का कमजोर होना, विटामिन बी की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है और वह असंतुलित भी हो सकता है। विटामिन सी रोगों से हमारी रक्षा करती है और विटामिन डी हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चों, और ऐसी बीमारियां जो किसी पोषक तत्व की कमी से हों, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यह जानकारी तो बहुत ही जरूरी है। मैं घर जाकर सभी को बताऊंगी। इतने में आधी छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी पोषण युक्त खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पादपों में पोषण भाग 3। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रही हूँ। क्या मनुष्य की तरह पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव
एक दूसरे पर आवास और भोजन के लिए निर्भर होते हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के पात्र शंकर और संदीप की अध्यापिका ने स्कूल में पादपों के पोषण से संबंधित जानकारी दी थी। दोनों बच्चों के मन में ऐसे अनेक प्रश्न कुलबुला रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें कवकों के ऊपर एक प्रयोग करने के लिए कहा था। वे दोनों इसी प्रयोग के बारे में बातें करते हुए स्कूल से घर की ओर जा रहे थे। देखते हैं उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और वे इन सवालों के उत्तर कैसे खोजेंगे। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. सहजीवी संबंध की जानकारी, ख. उर्वरक और खाद की जानकारी, ग. मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आज कक्षा में टीचर जी ने जो बताया मैं घर में जरूर करके देखूंगा। डबल रोटी को गीली और गर्म जगह में छोड़ दूंगा। देखे तो सही कि कवक कैसा लगता है। वह देखो, रमेश काका अपने खेत में कुछ बो रहे हैं। चलो कुछ देर उनके पास पीपल की छाया में बैठ लें। नमस्ते रमेश काका। नमस्ते संदीप, कैसा रहा स्कूल का दिन? आज हमारी अध्यापिका ने हमें कवक यानी फंजाई के बारे में जानकारी दी। हमारी अध्यापिका ने बताया कि कवकों का खेती में बहुत बड़ा योगदान होता है। काका, मुझे लगता है कि पेड़ पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। क्यों? है ना संदीप? जैसे तुम मेरे बिना न तो कुछ खेलते हो न कहीं घूमने जाते हो। सही कह रहे हो। वैसे पता है, कवक और पेड़ पौधों का रिश्ता भी दोस्तों जैसा है। शंकर, तुम्हें क्या लगता है कि कवक और पादप में भी दोस्ती संभव है? याद है संदीप, हमने पिछले हफ्ते वह मधुमक्खी का छत्ता देखा था। वाह, मधु के बारे में सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो याद है तुम्हें, हमने देखा था कि कैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठकर उनके बीज यहाँ वहाँ फैला रही थी। हाँ शंकर, याद है। अरे हाँ, तो मधुमक्खी और फूल भी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मधुमक्खी अनेक फूलों से रस चूसती है और बदले में उनके बीज यहाँ वहाँ फैलाती है। याद है संदीप, हमने पिछले साल सीखा था कि इसे परागन यानी पॉलिनेशन कहते हैं। वाह शंकर, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज निकली। आज स्कूल के पुस्तकालय से मैंने विज्ञान की एक किताब ली है। उसमें भी परागन के बारे में लिखा था और ये भी पढ़ा था मैंने कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। चलो हम उस किताब में ढूंढते हैं कि ऐसे और कौन से जीव होते हैं जो आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दोस्तों, आप भी सहजीवी संबंध के कुछ उदाहरण सोचिए। अध्यापिका ने आज कवकों का उदाहरण दिया और बताया था कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। क्या वे कवक वृक्षों की मदद करते हैं? सोचते हैं शंकर। देखो, अगर कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं तो वृक्ष उनको रहने का स्थान देते हैं और जीवित रहने के लिए उनको पोषक तत्व देते हैं। तो फिर कवक बदले में क्या देते हैं? मेरे हिसाब से अगर कवक जड़ों में पाए जाते हैं तो वो जल और पोषक तत्व ग्रहण करने में वृक्षों की मदद करते होंगे। तो ये सहजीवी संबंध का एक और उदाहरण है। यह इन पेड़ों पर क्या है? ऐसा मैंने अपने घर के पास वाले तालाब में देखा है। इसे काई कहते हैं। याद है संदीप, अध्यापिका ने बताया था कि यह लाइकेन होता है। चल किताब में से इसके बारे में पढ़ते हैं।
वे दोनों किताब में लाइकेन की तस्वीरें ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ पर लाइकेन देखा है? ये देखो शंकर, ये रही, मैं पढ़ता हूँ। इन चित्रों से लगता है ये समग्र जीव होता है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। क्या इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान, पोषक तत्व और जल देता है। और शैवाल वह क्या देता है? शैवाल हरे रंग का है। जैसे हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो क्या यह भी पादप जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाता होगा? कैसे पता लगाएं? किताब में देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, ये लिखा है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देता है। तो हुआ ना यह सहजीवी संबंध। संदीप, तुझे याद है हमने भी अपनी कक्षा में रखे हुए गमलों में खाद डाली थी? हाँ शंकर, याद है मुझे। अध्यापिका ने हमें बताया था कि मिट्टी में पोषक तत्व पादपों के लगातार उपयोग करने के कारण कम होते जाते हैं और खाद डालने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। गाय का गोबर भी तो एक उर्वरक होता है। पर गाय के गोबर की क्या विशेषता होती है? गाय का गोबर पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। संदीप किताब के पन्ने पलटता है और फिर वहाँ से पढ़कर कहता है, देखो, इस किताब में लिखा है कि मिट्टी में मरे हुए जीव और पौधे सड़ते हैं और उन्हें सड़ाते हैं बहुत से सूक्ष्म जीव जो उनको खाते हैं। जैसे जैसे ये सड़ के मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी और उपजाऊ बन जाती है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। ये तो एक पूरी श्रृंखला है। पादप और अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से पादपों के पोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की होगी। इस पाठ में हमने सहजीवी संबंध और मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में जाना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पशु, पक्षी, मनुष्य और पादप सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं?
सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी। सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। भैया, क्या तुम थोड़ा पाउडर डाल सकते हो कैरम बोर्ड पर? कैरम की गिट्टी आसानी से नहीं चल रही। लो, डाल दिया। अब चलो सानिया। धन्यवाद भैया। तुम जानते हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये जादू नहीं है कि जब पाउडर को कैरम बोर्ड पर डाला जाए तो गिट्टियां आसानी से चलने लगती हैं। जादू? ये घर्षण है, जादू नहीं पागल। घर्षण? मुझे याद है ये शब्द कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कौन? जब तुम एक बॉल को लात मारती हो तो वो बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है ना? ओह, हाँ हाँ। हाँ, यह घर्षण की वजह से होता है। घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरे के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। समझी? ओह, इसका मतलब ये है कि कुछ भी गति में हो तो उसमें कुछ घर्षण भी जुड़ा होता है। जब मैं अपनी कुर्सी को पीछे खींचती हूँ खड़े होने के लिए, तो उसमें भी घर्षण कार्य करता है। हाँ, जरूर। दोस्तों, है ना दिलचस्प बात? चलिए कुछ उदाहरण ढूंढे जहां घर्षण देखने को मिलता है। सानिया और कबीर अपना कमरा ठीक कर रहे हैं। वह मेज को दूर तक धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेज बहुत भारी है। ओह, ये मेज बहुत भारी है। रुको, हम एक प्लास्टिक की चादर इस मेज के नीचे डालते हैं, जिससे इसे खिसकाने में आसानी हो। और आपको कैसे लगता है कि इससे मदद मिलेगी? अपने आप अनुमान लगाओ। ओह, घर्षण है। ये वह बल है जो मेज की गति का विरोध कर रहा है। लेकिन फिसलने वाली प्लास्टिक की चादरें घर्षण को कैसे कम करेगी? दोस्तों, क्या आप मुझे यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा? क्या आप अपनी किताब में देखकर कारण की पहचान करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रसोई की फर्श पर कुछ तेल बिखरा हुआ है। सानिया और कबीर के रसोई में आते ही मम्मी उसे साफ कर रही हैं। ध्यान से बच्चों, तुम फिसल सकते हो। सानिया, चलो मम्मी की मदद करें। जरूर। आदर्श रूप से घर्षण हमें गिरने से बचाता है। हाँ। लेकिन कुछ कारक हैं जो घर्षण को कम करते हैं, जैसे कि इस मामले में फर्श पर तेल की चिकनाई। स्नेहन घर्षण को कम करता है, जिसका मतलब है कि कम घर्षण के कारण आप इस तेल पर फिसल सकते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर अधिक संभावना है फिसलने की। हमारे बिना गिरे चल पाने के लिए घर्षण कितनी आवश्यक चीज है। दोस्तों, आइए हम एक गतिविधि करें
कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। आपको चाहिए 5 पेंसिल, समान आकार और समान वजन के 2 डिब्बे। पेंसिल को एक मेज पर समानांतर रखें, एक डिब्बे को इन पेंसिलों पर रखें और दूसरे डिब्बे को सीधे टेबल पर रखें। अब दोनों डिब्बों को एक साथ धकेलें। किस डिब्बे को एक से दूसरी जगह हिलाना आसान रहा? सानिया, मम्मी और कबीर टीवी पर रॉकेट की लॉन्चिंग देख रही हैं। मुझे तो रॉकेट का पतला लंबा सा आकार बहुत अच्छा लगता है। हाँ सानिया, रॉकेट को यह आकार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से दिया जाता है। इतनी तेजी से उड़ पाने के लिए एक वायु गतिकीय आकार बहुत जरूरी होता है। वायु गतिकीय आकार, यह क्या होता है? किस तरह वायु किसी ठोस चीज के आसपास चलती है, यह वायु गतिकी से पता चलता है। जैसे कि एक रॉकेट अपनी उड़ान की शुरुआत में हवा के घर्षण का सामना करता है और हवा के बीच से इसको उड़ान भरनी होती है। यह हवा के घर्षण को कम करने के लिए एक विशिष्ट आकार देता है, जिससे वायु गतिकीय आकार कहा जाता है। क्या तुम दोनों वायु गतिकीय आकार वाले अन्य वाहनों के बारे में बता सकते हो? हाँ, हवाई जहाज की एक समान आकृति होती है और इसी तरह नावों और जहाज की। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि चिड़ी छक्का यानी बैडमिंटन खेलते समय जिस चिड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका आकार भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हो? हाँ, नुकीली आकृतियां द्रव घर्षण को कम करती है, जिससे गति बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं कि गैर नुकीले आकार की तुलना में तरल घर्षण को कम करने में नुकीले आकार कैसे बेहतर है? एक गतिविधि करते हैं। 2 कागज लीजिए, एक का हवाई जहाज बनाइए और दूसरे की गेंद। दोनों को एक साथ फेंकिए। कौन सी चीज आगे गई? सारांश: घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरी के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। जो कोई वस्तु चलती है, उसमें कुछ घर्षण होता है। स्नेहन घर्षण को कम करता है। वायु गतिकीय आकार द्रव घर्षण को कम करता है। पहले मैं स्टार्ट करूं? पहले मैं स्टार्ट करूं। मैं कर रहा हूं। अरे मैं कर रही हूं। अरे यार, पहले मैं के चक्कर में शो चालू कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो स्मृति, तू कर ले। हाय एवरीवन, मैं हूं स्मृति और मेरा नाम है रोहन और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है एन एडवेंचर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, यानी कि भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। और ये कहानियां सच में बहुत ज्यादा रोमांचक होती हैं। हमें आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर आप हमारे सारे शोज देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम इस शो में आपको नए नए उद्यमियों की सच्ची कहानियां सुनाते हैं और उन कहानियों पर आधारित आपको कुछ नए नए कौशल भी सिखाते हैं, और वो कौशल हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं। तो रोहन, आज की हमारी कहानी कौन सी है? स्मृति, आज की हमारी जो कहानी है ना, वो मेरी बहुत ही फेवरेट कहानी है। उसका नाम है मैकेनिक फुलवा की कृषि कचरा स्वच्छ ऊर्जा कंपनी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फुलवा ने अपने गांव के अंधेरे को दूर किया और कैसे वो बायोमास प्लांट बनाकर पूरे गांव में बिजली वापस ले आई। तो देखें क्या? चलिए देखते हैं। लेट्स सी।
मैकेनिक फुलवा की कृषि कचरा स्वच्छ ऊर्जा कंपनी। एक बायोमास प्लांट ने रोशन की कई जिंदगियां। एक समय की बात है, एक छोटे गांव में फ्रिज को अलमारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले गांव में सभी लोग और चीजें काम करती थी। फिर एक दिन बस यूं ही बिजली चली गई। पहले ये जाती थी तो वापस आती थी, लेकिन एक दिन वो गई तो लौटी ही नहीं। गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन फुलवा थी। स्कूटर, मोटर बाइक और ट्रकों को ठीक करते समय वो चिंगारियां उड़ाती थी। फुलवा स्कूटर चलाने के लिए काफी छोटी थी, लेकिन इससे उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी गुलाबी साइकिल इतनी तेज चलाती थी कि पलक झपकते ही कहीं पर भी पहुंच सकती थी। फुलवा गांव की अन्य लड़कियों की तरह नहीं थी, जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी और ना ही मोटरें ठीक की थी। फुलवा ने साइकिल चलाते हुए सोचा, इसमें उनका दोष नहीं है, यहाँ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। उसने खुद को समझाया। उसकी दादी अपने परिवार की पहली चीजें ठीक करने वाली महिला थी। फुलवा को कुछ भी करने का हुनर उन्हीं से मिला था। फुलवा की दादी दिल खोल कर हंसती थी। वो इतना जोर से हंसती थी कि सब हंसने लगते थे। फुलवा साइकिल चलाते हुए खेतों से जा रही थी। वो मैकेनिक की दुकान पर इंटर्न थी। खेतों में आग जल रही थी। ये फसल कटने का समय था। काले धुएं ने सूरज को ढक दिया था। इसकी वजह से गांव में रात जैसा अंधेरा छा गया था। उसने एक विशाल बिलबोर्ड विज्ञापन देखा, जिसमें लिखा था, बायोमास, आओ और देखो। खेती के कचरे को घरों में उजाला करने के लिए मशीन में जाते हुए दिखाया था। दिन में हुए इस अंधियारे ने फुलवा के दिमाग की बत्ती जला दी। वो बोर्ड की दिशा की ओर गई। फुलवा ने गांव में बायोमास प्लांट के पास पहुंचकर अपनी नोटबुक निकाली। उसने 100 किसानों से 100 सवाल पूछे। बायोमास क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना कचरा इस्तेमाल किया जाता है, कितनी बिजली निर्माण होती है, कीमत कितनी होती है। किसानों ने उसके सवालों को नजरअंदाज किया, जैसे फुलवा वहाँ मौजूद ही नहीं हो। फिर भीड़ को चीरती हुई फातिमा नाम की एक इंजीनियर आई। आगे जो हुआ वो बेहद बढ़िया और एकदम सच था। फातिमा अपनी साइकिल से निकल पड़ी। फुलवा ने अपनी साइकिल पर उसका पीछा किया। सभी किसान उनकी साइकिल पर चल पड़े। पूरा गांव फुलवा के गांव की ओर साइकिल पर निकल पड़ा। वहाँ बातें नहीं हुई, बस काम हुआ। अगले 48 घंटों में उन्होंने फुलवा की मैकेनिक की दुकान से कुछ चीजों को रिसाइकल करके एक बायोमास संयंत्र स्थापित कर दिया। किसी चीज की जरूरत होने पर वे आसपास के परिवारों या खेत में जाकर वो चीज मांग लेते थे। सभी उन्हें वो चीज दे देते, क्योंकि उन्हें कोई भुगतान नहीं करना था। बस गांव की रोशनी वापस लाने के प्रयास में योगदान देना था। फातिमा के कहने पर फुलवा के बटन दबाते ही उस गांव में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। फ्रिज का उपयोग फ्रिज के रूप में ही किया जाने लगा। गांव की सभी महिलाएं बायोमास उद्यम में मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षित और काम करने के लिए बाहर निकल पड़ी। अब इस गांव में न कभी बिजली जाती थी और न ही किसान भूसा जलाते थे। सब कुछ एकदम साफ था। फुलवा द मैकेनिक फुलवा आप 4-4 के टीम में जाकर पूरा करेंगे। पहला भाग, आप वो समस्या लिखे जो सुलझाना चाहते हैं। फिर उसके पास वाले डिजाइन थिंकिंग के बॉक्स में अपनी समस्या की जानकारी लिखें। समस्या का कारण, सुलझाने के सही तरीके, उससे प्रभावित लोग आदि। इन सब सवालों के विस्तार में जवाब लिखें। दूसरा भाग, अपना फ्लो चार्ट अच्छे से देखें ताकि आपको अपने आइडिया के बारे में क्लैरिटी हो। अपने इलाके की समस्याओं को सुलझाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी सूची बनाएं। इसे ही डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। अब ये करने के बाद अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़िए और कदम बढ़ाइए बेहतर भविष्य की ओर। अरे वाह,
फुलवा और फातिमा ने मिलकर एक बायोमास प्लांट ही सेटअप नहीं किया, बल्कि और कितनी सारी महिलाओं को रोजगार भी दिलाया। यस, और अब वक्त आ गया है कि हम इस कहानी से एक कौशल के बारे में बात करें और उसके बारे में जानें। मुझे लगता है इस कहानी से हमको जिस एक कौशल के बारे में बात करनी चाहिए वो है बी कॉन्फिडेंट, यानी आत्मविश्वास। और जिसका मतलब हम अपनी इस किताब यानी कि जो हमारी बुक है इसके पीछे वाले पन्नों पर पा सकते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूं, चलिए। आत्मविश्वास, एक गहरी सांस लें। डर लगना आम बात है, इसे छिपाना नहीं है, इसे दिखा दो। लेकिन आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, अच्छे विचार सोच सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और पहल कर सकते हैं। आप आज किन चीजों से लीडर बनेंगे? ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हमें ही देख लीजिए, अगर हम कॉन्फिडेंट ना होते तो आप लोगों से कैमरे पर कैसे बात करते हैं? हाँ, जैसे मैच में अगर लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए और धोनी के आत्मविश्वास की वजह से प्रेशर धोनी के ऊपर नहीं है, प्रेशर उस बॉलर के ऊपर है जो उनको बॉल डालने वाला है, और धोनी तो लास्ट बॉल पे 6 मारेंगे और हम जीत जाएंगे। रोहन किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट की बात ले ही आता है। अब क्रिकेट की बात को साइड रखते हैं और हमारी जो दूसरी किताब है इसको उठाते हैं। ये एक एक्टिविटी बुक है हमारी, और वैसे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, पर आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी रंग भर सकते हैं। तो रोहन, तो आज की स्टोरी पर निर्धारित जो एक्टिविटी है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एक प्रॉब्लम को यहां लिखना होगा, फिर अपनी डिजाइन थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर अपनी समस्या की जानकारी दें, जैसे उसका कारण क्या है, उसे सुलझाने का तरीका और बहुत कुछ। और जब ये सब लिख ले तो पहले खुद को शाबाशी दें और फिर हमें अपना ये प्रोजेक्ट इस एड्रेस पर भेज दें। हाँ, बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा। और जाने से पहले फिर कहना चाहूंगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी आपको खुद पर भरोसा है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं आपको अगले शो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप ये एक्टिविटी बुक को कंप्लीट करो और आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय। सो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अब वक्त होता है इस कहानी पर बेस्ड आपके साथ एक क्विज खेलने का, जिसका जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं ये शानदार किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। आपको करना क्या है, सभी सवालों के सही जवाब आपको हमको कॉल कर या फिर हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर उस पर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। हमारा पहला सवाल, किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए पहला कदम क्या होगा? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आप एक बायोमास कंपनी शुरू कर सकते हैं जहां पर आप रहते हैं? थर्ड क्वेश्चन, किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए किस तरह की योजना हमें बनानी चाहिए? चौथा सवाल, क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन प्लास्टिक के इस्तेमाल से होता है? फिफ्थ क्वेश्चन, क्या महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं? तो अब आप इन सभी सवालों के जवाब हमें कॉल कर या फिर अपने मोबाइल में हमारी ऐप को डाउनलोड कर दे सकते हैं। और आपको ये जवाब देना जरूरी क्यों है वो स्मृति आपको बताएगी। ऐसा करने पर पहले 500 विद्यार्थी जो सही जवाब देंगे वो जीत सकते हैं हमारी ये दिलचस्प किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाएं और कॉल करें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीएसटी और एनआईएफ द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो उड़ तो नहीं सकता, लेकिन दुनिया का सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है। जी हां, बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी होती है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देती है। ये पटना जू में पाया जाने वाला ऑस्ट्रिच जो है दूसरा फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसुअरी भी पटना जू में है। जो ऑस्ट्रिच की आंखें होती हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे बड़ी होती हैं। इसकी एक खासियत ये भी है और इनका बड़ा ही लंबा ये गर्दन होता है और एक आकर्षण का केंद्र होता है। जब ये किसी भी चीज़ को खाते हैं उसके बाद ये अपना गर्दन ऊपर करके इसको निगलने का प्रयास करते हैं, तो ऊपर से स्पष्ट रूप से उनके नली के द्वारा इसे नीचे उतरते हुए भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिच है, इनके अंडों को खाया भी जाता है। बहुत से कंट्रीज में इनके अंडे एक डेलिकेसी के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी फार्मिंग भी होती है और स्किन और हाइड वगैरह से वेरियस लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लंबे पैर और गर्दन वाला शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है। घास फूस, छोटे पौधे, बीज, कीड़े मकोड़े इसके मुख्य आहार हैं। मेल शुतुरमुर्ग को रूस्टर कहा जाता है और फीमेल को हैन कहते हैं। 320 पाउंड वजन और 9 फीट तक की ऊंचाई के साथ शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू है जिसकी ऊंचाई 150 से 159 सेंटीमीटर तक होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग के अलावा एमू और कैसोवरी दोनों पक्षी दर्शकों के लिए मौजूद हैं। एक स्वस्थ शुतुरमुर्ग का जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्षों का होता है। ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आधे घंटे तक दौड़ सकते हैं। रफ्तार के समय यह खुद को संतुलित रखने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग का गर्भकाल लगभग 42 दिनों का होता है। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। यह साल में ऐसे 60 अंडे दे सकती है। इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी के 24 अंडे के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग में देखने की क्षमता काफी तेज होती है। ये दिन के समय 3 से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इनमें सुनने की शक्ति भी गजब की होती है। तेज दृष्टि और श्रवण शक्ति इन्हें शिकारियों से बचने में काफी मदद करती है। शुतुरमुर्ग समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को फ्लॉक कहा जाता है। सामान्यतः एक फ्लॉक में 10 तक सदस्य होते हैं। शुतुरमुर्ग 2 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। विगत वर्ष 2 शुतुरमुर्ग चेन्नई के वेंडालूर जू से लाए गए हैं। इन्हें दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। सुबह के खाने में इन्हें चना, मूंग, गेहूं, मकई, फुला हुआ और बर्ड मेज दिया जाता है और इनके शाम के खाने में पालक का साग, केला और आटा रोटी, पपीता, टमाटर इत्यादि दिया जाता है। साफ़ सफाई में इनके इंक्लूजर में पत्तों की साफ़ सफाई, इनके
पानी की रोज़ सफाई होती है। जहाँ पे इन्हें खाना दिया जाता है उनका रोज़ साफ सफाई होता है। इनकी एक्टिविटी से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अस्वस्थ है, जिसकी सूचना पशु चिकित्सक पदाधिकारी को दी जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग अपने इन्हीं विशेषताओं और खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।